यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हम अभी फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, जो कि जियोमॉर्फोलॉजी जो आपके सिलेबस में है, उसका जो पहला टॉपिक है, उस पर बातें कर रहे हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। बैकग्राउंड पर बातें करना इसीलिए मेरी ड्यूटी हो जाती है, क्योंकि मैं जानता हूँ आप हमारे नए मित्र मुझसे जुड़ते रहते हैं, तो उन्हें किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला जाऊँ। तो फ्रेंड्स, देखते हैं बैकग्राउंड क्या रहा है हमारा। मैंने आपको शुरू में प्रायोरिटी बेस्ड सिलेबस बताया था। हमारी क्लास का पैटर्न मैंने आपको बताया था कि हमारे जो क्लास का पैटर्न होगा वो ये कि पहले हम वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे, फिर इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में 2 पार्ट हैं, फिज़िकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। पहले हम लोग फिज़िकल ज्योग्राफी करेंगे। उसमें हम करेंगे ये कि मान लीजिए फिज़िकल ज्योग्राफी पर बात कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, फिर क्लाइमेटोलॉजी, फिर ओशियानोग्राफी। तो एक-एक करके हम बातें करेंगे, जिस पर भी बात करेंगे, मैं आपको उसका प्रायोरिटी बेस्ड सिलेबस पहले बताऊँगा। प्रायोरिटी बेस्ड सिलेबस कहने का मतलब कि उस पोर्शन के जिस टॉपिक से यूपीएससी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, उसे प्रायोरिटी में मैं पहले रखूँगा। 3 प्रायोरिटी में डिवाइड करूँगा, 1, 2, 3। जिससे ज़्यादा पूछता है उसे 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से। वो मैं आपको बताऊँगा, ताकि जब आप तैयारी करें तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान दे सकें। लेकिन हम पढ़ेंगे, मैंने आपसे कहा था कि लाइन बाय लाइन ही, जैसा यूपीएससी ने सिलेबस दे रखा है, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। बिना पहले को समझे आप दूसरा नहीं समझ सकते, ना दूसरा को समझे आगे नहीं समझ सकते। तो इसीलिए उस तरीके से ही हम पढ़ेंगे। और उसके बाद सिलेबस बताने के बाद, मान लीजिए जियोमॉर्फोलॉजी पे अभी बात करें तो सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजी का मैं सिलेबस आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर मान लीजिए जो टॉपिक्स जिस पर हम बात करने वाले होंगे, शुरुआत में पहले मैं आपको यूपीएससी ने जो प्रीवियस ईयर्स में उस पर क्वेश्चन पूछ रखे हैं उनके बारे में बताऊंगा, ताकि जब आप तैयारी करें तो आपको पता हो कि किस तरीके से तैयारी करनी है। और फिर हम लोग टॉपिक की तैयारी करेंगे, और जिस पोर्शन की भी तैयारी कर रहे हो, मान लीजिए जियोमॉर्फोलॉजी के टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं, तो टॉपिक्स पर बात करते-करते इस तरीके से जब जियोमॉर्फोलॉजी हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर जो क्वेश्चंस हमने बातें की हैं कि ऐसा यूपीएससी ने पूछा है, उसके आंसर राइटिंग पर भी बातें करेंगे कि किस तरीके से आंसर लिखा जाए। आइए फ्रेंड्स, फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के अगले पार्ट पर चलते हैं। हम लोग काफ़ी बातें कर चुके हैं। ये उसका लास्ट क्लास होगा, फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट का। जो बचे हुए फैक्टर्स हैं हम उस पर बातें करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो है क्लाइमेट। कि क्लाइमेट भी एक ऐसा फैक्टर है जो कंट्रोल करता है कि लैंडफॉर्म जो होगा वो किस तरीके का डेवलप होगा। कैसे? अब मान लीजिए, जैसे क्लाइमेट में क्या-क्या है, जैसे टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। कि कहीं पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, या टेम्परेचर किस तरीके की है, ह्यूमिडिटी किस तरीके की है, उस पर भी डिपेंड करेगा लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। जैसे कि मान लीजिए कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कहीं पे ज़्यादा है, तो उससे होगा क्या? इन्हेंसेस प्रोसेस ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो वो क्या करता है कि केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग, वेदरिंग मतलब झड़ना चीज़ों का, वो जो होता है उसको वो इन्हेंस कर देगा, बढ़ा देगा। तो इससे होगा क्या? कोई भी लैंडफॉर्म मान लीजिए वहाँ पे बना है, तो अब उसे वो झाड़ना शुरू कर देगा। जल्दी से जल्दी हो सकता है वो जो बहुत बड़ा लैंडफॉर्म डेवलपमेंट में वो जब बहुत जल्दी छोटा हो जाए। अगर इन्हेंस कर दिया गया तो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हुई तो हाई रेनफॉल एंड हाई विंड। मान लीजिए कोई ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत रेनफॉल होता है, बहुत हवाएं बहती हैं, वो क्या करेगा? इंक्रीज इरोजन, वो भी
इरोज़न एक्टिविटी को बढ़ा देगा कि मटेरियल्स जो है मान लीजिए रॉक्स हैं उसको जल्दी से जल्दी इरोड किया जाए, झाड़ा जाए एक तरीके से बात करें तो। तो वो वहाँ भी लैंडफ़ॉर्म डेवलपमेंट जो है वो जितना बड़ा है उससे जल्दी छोटा हो जाए। तो डिपेंड करेगा कि किस तरीके की क्लाइमेट है वहाँ पे। अगर टेम्परेचर बहुत कम है, ह्यूमिडिटी बहुत कम है, तो यही केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस जो हैं, वो घट जाएँगे। आप देखिए फ्रिज की बात करते हैं, फ्रिज में टेम्परेचर कैसा होता है? बिल्कुल कूल, आप उसमें चीज़ों को रखिए खराब नहीं होता, लेकिन अगर आप बाहर छोड़ दीजिए तो टेम्परेचर ज़्यादा है, तो होगा क्या? देखेंगे आप बहुत जल्दी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो वही बातें होती हैं कि लैंडफ़ॉर्म डेवलपमेंट है वहाँ पे, अगर कोई लैंडफ़ॉर्म डेवलप हुआ पड़ा है, तो क्लाइमेट उसको कैसे कंट्रोल करेगी? वो किस तरीके से रहेगा, नहीं रहेगा, वो डिपेंड करेगा कि वहाँ पे किस तरीके का माहौल है, टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, रेनफॉल क्या है, विंड कैसी बह रही है, ये सब फैक्टर्स कंट्रोल करेंगे उसको। दूसरा है उस काफ़ी बात कर चुके हैं, नेक्स्ट है हम लोग बायोलॉजिकल एक्टिविटी, अगला फैक्टर। 4 पे पहले बात कर चुके हैं, ये 5वां, ये छठा फैक्टर है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। ये भी कंट्रोल करती है लैंडफ़ॉर्म डेवलपमेंट को। कैसे? वेजिटेशन, मान लेते हैं कि कहीं पे आप देखते होंगे पहाड़ों पर आपको पेड़-पौधे देखने को मिलेंगे या जहाँ पे भी आपको पेड़-पौधे देखने को मिलेंगे, मान लीजिए प्लेन्स ही हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल पकड़ के चलता हूँ कि मान लीजिए पहाड़, आपको वहाँ पे वेजिटेशन दिखाई देगी, अगर बहुत पहाड़ पे आप देखेंगे कि आपको पेड़-पौधे मिलेंगे, मिलते हैं, दिखते हैं। तो अगर वेजिटेशन अवेलेबल है किसी पहाड़ के ऊपर, तो होगा क्या? आप जानते हैं कि उसमें नमी होती है, मॉइस्चर होती है, एक तरह का बायोलॉजिकल थिंग है, लिविंग बीइंग है, तो उसमें अलग-अलग तरह की एक्टिविटीज़ अंदर होती रहती हैं, तो होगा क्या? इट इंक्रीज़ेज़ केमिकल वेदरिंग। अब बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, जीवित हैं, पेड़ एक तरीके से जीवित प्राणी ही है, तो उसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं, तो उससे होगा क्या कि केमिकल वेदरिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब अब हो सकेगा वो क्या करेगा, पहाड़ों में जहाँ भी उसको छेद-छेद मिलेगा, उसमें घुसना शुरू हो जाएगा, पहाड़ को चीरना शुरू कर देगा। आप देखेंगे कई बार आपको मान लीजिए आपके आस-पास हो, आपने ऐसा घर देखा हो जिसमें पेड़ निकल आता है, तो आप देखेंगे कि वो घर को फाड़ देता है और उसमें पेड़ निकल आता है। तो उस तरीके से चीज़ें होने लगती हैं, अगर वेजिटेशन होगा तो केमिकल वेदरिंग होगा, उसको कमज़ोर करेगा पत्थरों को और फिर उसमें पेड़ निकल आएगा और भी ज़्यादा अपनी जड़ें जमाएगा और उसे कमज़ोर करना शुरू कर देगा। तो वो जल्दी कमज़ोर पड़ सकता है। अगर वेजिटेशन नहीं है मान लीजिए, तो क्या होगा? एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन इंक्रीज़ेज़ इरोजन। नहीं है तो चलिए मान लीजिए उसमें पेड़ नहीं आया, वो अंदर नहीं गया और उसने पहाड़ को चीरा नहीं, फाड़ा नहीं, तो वो तो वैसे का वैसा। लेकिन अगर नहीं है, तो एक और काम पेड़-पौधे करते हैं। क्या? कि उनकी जड़ें जो है पहाड़ को मजबूती से पकड़ के रखती हैं, किसी भी चट्टान को मजबूती से पकड़ के रखती हैं। अगर वो नहीं है तो होगा क्या? अब बारिश हुआ या कोई भी एक्टिविटी हुआ तो वो आसानी से अब तो मजबूती से पकड़ा नहीं है, वो नीचे गिर सकती हैं, जिससे लैंडस्लाइड्स के बारे में आप सुनते होंगे। तो क्या क्या होता है उससे? इरोजन एक्टिविटीज़ जो है, वो तेज़ हो जाती हैं, तो इससे लैंडस्लाइड्स, एवलांची इस तरीके के एक्टिविटीज़ ज़्यादा होने लगते हैं, वैसा ही लैंडफ़ॉर्म वहाँ डेवलप होता है। अंत में लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग भी कम नहीं हैं बहुत नेचर को तंग करते हैं। एग्रीकल्चर मान लीजिए हम लोग खेती करते हैं तो आप देखिए कि ट्रैक्टर चलाए जाते हैं, क्या-क्या किया जाता है, ज़मीन को ऊबड़-खाबड़ मतलब उसको घर्षण कर किया जाता है कम। तो इससे जो है, इससे भी इफ़ेक्ट होता है। कई जगह आप देखेंगे जंगल है, जंगल को काट के लोग खेती कर रहे हैं। तो उस लैंडफ़ॉर्म को बिगाड़ दिया ना, मतलब किस तरीके का लैंडफ़ॉर्म होगा, उसमें ह्यूमन भी एक फैक्टर के रूप में रोल अदा करता है। ये भी चीज़ें कन्वर्ट करता है, किस-किस वजह से? एग्रीकल्चर की वजह से। डैम कंस्ट्रक्शन आप देखिए कि डैम बनाए जाते हैं। आप हिमालय में अक्सर घटनाएँ सुनते होंगे, डैम फट गया, ये हो गया, वो हो गया। तो उसको ठीक से रहने नहीं देते, चेंज करते रहते हैं। डैम बना दिया,
तो जो पहले लैंडफॉर्म वहाँ पे था, अब वो नहीं रहा, बदल गया, कुछ और हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, आप देखते हैं कि उधर अलग-अलग तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाए जाते हैं, कहीं रिसॉर्ट बनाया जा रहा है, कहीं घर बनाए जा रहे हैं, कहीं कुछ से कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ से लेके डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। ब्रिक मेकिंग ईटीसी। ब्रिक मेकिंग, अब जानते हैं आप ब्रिक बनती है मिट्टी से, तो कहीं पे मिट्टी बहुत सारी तो उसे कोड़-कोड़ के लाया जाता है, कोड़ते-कोड़ते बहुत गहरा कर दिया। पता चला एक टाइम में कि मिट बिल्कुल सतही ज़मीन थी, उसको कोड़-कोड़ के बिल्कुल गड्ढा कर दिया। तो लैंडफ़ॉर्म चेंज हो गया ना, तो ह्यूमन भी एक फैक्टर के रूप में रोल अदा करता है। तो फ्रेंड्स, ये थे फैक्टर्स जो लैंडफ़ॉर्म डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। अब फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा तो था कि ये लास्ट क्लास है, और लास्ट क्लास है भी ज्योग्राफिकल टर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इस पर एक क्लास हम लोग और करेंगे, जहाँ पे इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर हम लोग बातें करेंगे कि ये जो फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंड फॉर्म डेवलपमेंट है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे रिलेवेंट है, इससे क्या किया जा सकता है, इस नॉलेज की अगर जानकारी हो तो क्या किया जा सकता है। यूपीएससी जो है, उस पर पहले तो क्यों बात करेंगे, क्योंकि यूपीएससी जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछता है। वो ये नहीं पूछेगा कि कौन से फैक्टर्स लैंड फॉर्म डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, इसके चांसेस अब बहुत कम होते हैं कि वो डायरेक्ट पूछे, लेकिन ये आपकी मदद करेंगे, जो भी वो पूछेगा उसके आंसर देने में। वो कनेक्टेड होगा इन्हीं से, लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछ के वो अलग तरीके से पूछेगा। आपके मन में इसके लिए ये नहीं आना चाहिए कि फिर मैं क्यों पढ़ूँ। यही आपकी मदद करेंगे, जो भी वो पूछेगा आंसर देने में। वो एप्लीकेशन बेस्ड पूछेगा। इस तरीके से मान लीजिए कि फैक्टर्स जो हैं अगर लैंड फॉर्म डेवलपमेंट के, जो उन्हें कंट्रोल करते हैं, अगर इनके बारे में पता चल जाए, तो इससे क्या, किसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो उस पर आप कैसे लिखेंगे जब तक आपको पता ना हो कि फैक्टर्स क्या हैं और वो क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में पता नहीं होगा, तो कैसे आप पता करेंगे फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो इसके लिए एक एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज यहीं रुकते हैं। थैंक यू सो मच। आप अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे।